Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching the Scholar Babe. मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज हमने जो है वो स्टार्ट करी है पॉलिटिकल साइंस UGC नेट के लिए और उसमें आज हमारा जो है वो लेक्चर 2 है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करें द स्कॉलर बेब पॉलीटॉक और कल की तरह 40 लाइक्स दे दे दोबारा से तो मैं आपको जो है वो ये प्रोवाइड कर दूंगी। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे। कल मैंने 20 लाइक्स आपसे डिमांड करे थे, आप लोगों ने 40 दे दिए तो आज मैं 40 ही कर लेती हूँ, क्या पता फिर से 40 मिल जाए। ठीक है तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। कल आप में से किसी ने कमेंट करा था कि हमें जो है वो जनरली सेक्रेटरी जनरल याद करने हैं UN के, तो मैंने उसी के लिए पहला क्वेश्चन लाया है कि विच सेक्रेटरी जनरल सर्व्ड 2 फुल टर्म्स फ्रॉम 1997 टू 2006। तो इसका आंसर है कोफी अन्नान। ठीक है, तो अब हम जो है वो जल्दी जल्दी से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे वो थे ट्रिगवेली। ठीक है, ट्रिगवेली नॉर्वे से थे ये और ये कब से कब तक रहे? 1946 से 1952 तक रहे। ठीक है, और देखिए अब इन सब के बारे में अगर आपको स्पेशल चीजें पता होंगी ना तो आप इनको जो है वो लाइन से याद रख सकते हैं, क्रोनोलॉजी से याद रख सकते हैं। ट्रिगवेली जो है वो तो सबसे फर्स्ट थे, इसलिए आप इनको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। उसके बाद डैग हैमर्सजोल्ड जो भी इनका नाम है ये रहे 61 तक। और इनके बारे में स्पेशल चीज क्या है कि प्लेन क्रैश हुआ था, आई थिंक उसमें इनकी जो है वो डेथ हो गई थी। ही डाइड ड्यूरिंग हिज ऑफिस टाइम, तो ये जो है वो इनके बारे में एक स्पेशल चीज है। बाकी यू थांट जो कि म्यांमार से हैं, बर्मा उस टाइम पे 71 तक रहे, 10 साल ही रहे उसके बाद मैक्सिमम। देन कर्ट वोल्डहाइम हो गए ऑस्ट्रिया से। फिर हम देखेंगे जेवियर पेरेज डे क्वेलार पेरू से, घाली हो गए इजिप्ट से, कोफी अन्नान घाना से, बान की मून साउथ कोरिया एंड एंटोनियो गुटेरेस जो कि करंट टाइम पे भी चल रहे हैं। ठीक है, आपने ये वाला PDF बिल्कुल ध्यान रखना है, आपने इनकी डेट्स देख लेनी है। मैक्सिमम 10 साल का गैप आपको देखने में मिलेगा, तो ईजी है इनको याद रखना, इतना कोई मुश्किल नहीं है, पर आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। आप इसका एक काम करें, चार्ट बना ले अभी के अभी, एक समरी चार्ट, और इसको ना अपने जहां पे आप पढ़ते हैं स्टडी रूम जो भी आपका उसके सामने लगा के रखें और रोज इसको जो है वो रोज याद रखिए। जैसे 9 है तो आप 9 दिन का एम लेके चल सकते हैं कि पहले दिन आप पहले को याद करेंगे, दूसरे दिन आप दूसरे को याद करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, ऐसे आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में ये याद हो जाएगा और आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि A.G. फ्रैंक की जो थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन, इस किस चीज पे बेस्ड है? तो इसका आंसर होगा आपका B, मेट्रोपोलिस सैटेलाइट रिलेशंस। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक टेबल आपको प्रोवाइड किया है, इससे आपके ये जो पूरी थ्योरी है इनकी अंडर डेवलपमेंट की वो आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले ये A.G. फ्रैंक ने दी क्योंकि लैटिन अमेरिकन मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे। इनकी जो मेन बुक है वो है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका जो कि 1967 में इन्होंने लिखी। ठीक है, कोर आइडिया क्या है कि अंडर डेवलपमेंट क्रिएट होती है कैसे? बाय कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कैपिटलिज्म की जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट आती है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है जो हमारे देशों में विद्यमान है। ठीक है, बाकी मेट्रोपोलिस कोर स्टेट्स को कहा उन्होंने, और सैटेलाइट जो है वो पेरिफेरी, जो बाहर की जो डेवलप्ड स्टेट नहीं है उनको इन्होंने पेरिफेरी की स्टेट्स कहा। ठीक है, इन्होंने कहा नेचर ऑफ रिलेशन कैसा है कोर और पेरिफेरी में? एक्सप्लॉयटेटिव है, वन वे फ्लो है वेल्थ का, पेरिफेरी से कोर की तरफ वेल्थ जा रही है ना कि कोर की तरफ से हमारी तरफ आ रही है। उन देशों की डेवलपमेंट हो रही है और हमारी जो प्रोसेस है अंडर डेवलपमेंट की वो चलती जा रही है क्योंकि हमारी अंडर डेवलपमेंट से उनकी डेवलपमेंट हो रही है। हमारी कंट्री में इनके अकॉर्डिंग अगर कोई एलिट्स हैं तो उन कंट्री के जो लोग हैं वो हमारे एलिट्स के साथ जो है वो संबंध बना लेते हैं, हमारे एलिट्स भी हमारी ही अंडर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, इनका ऐसा मानना है। ठीक है, फिर ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म से क्या होता है कि डिस्टॉर्टेड सी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट उनकी कंट्रीज की होती है और पेरिफेरी में क्या होता है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, और द डेवलपमेंट ऑफ कोर लीड्स टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरी। इसीलिए इसका सोल्यूशन उन्होंने दिया कि हमें जो है वो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उससे डीलिंक करना है। तब क्या होगा, तब हम जो है वो अपने पेरिफेरी की स्टेट्स को भी क्या करेंगे कि हम डेवलप कर पाएंगे। ये थी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट बाय A.G. फ्रैंक, आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस टेबल को बार बार पढ़ते रहिएगा आप। ठीक है, क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अडॉप्टेड अ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिफरेंट यूनिट्स में इसलिए चुनती हूं ताकि बहुत सारे यूनिट्स आपके एक टाइम पे रिवाइज होते रहे। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा थेडा स्कॉकपोल। ठीक है, अब वो कौन थी? वो थी एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ठीक है, वो जानी जाती हैं अपने काम के लिए स्टेट्स, रेवोल्यूशंस एंड सोशल पॉलिसी, और उनकी फेमस बुक है एक और जिसका नाम है स्टेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशंस, जो कि 1979 में उन्होंने लिखी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थेडा स्कॉकपोल का नाम आप इसके लिए जरूर याद रखेंगे, सोशल रेवोल्यूशंस के लिए। ठीक है, उन्होंने जो है वो अपने रेवोल्यूशंस को पढ़ा स्ट्रक्चरलिस्ट एंड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव अप्रोच से। फ्रेंच, रशियन, चाइनीज रेवोल्यूशंस की उन्होंने स्टडी करी, और उन्होंने कहा कि जो सोशल रेवोल्यूशंस है वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि स्टेट ब्रेकडाउन से, और दूसरा प्रेजेंट मोबिलाइजेशन से। प्रेजेंट क्या होते हैं? हमारे किसान। ठीक है, उन्होंने कहा कि स्टेट स्ट्रक्चर्स एंड इंटरनेशनल प्रेशर्स का भी बहुत ज़्यादा जो है वो रोल रहता है, और स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन उनकी थ्योरी को कहा जाता है, और उन्होंने वेलफेयर स्टेट स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा यूएस के कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके बारे में आपने याद रखनी है, इस पीडीएफ को बार बार रिवाइज करिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच वेव इज इंडिया इन्वॉल्व इन अंडर द 3 waves ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन गिवन बाय सैमुअल हंटिंगटन? तो इन चारों में से कौन सी वो वेव थी जिसमें इंडिया आता है? तो इंडिया आता है सेकेंड शॉर्ट वेव में, जो कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अब इनकी आप वेव्स यहाँ पे देख सकते हैं। हंटिंगटन की जो फर्स्ट वेव थी वो 1828 से 1926 तक रहती है। इसको हम, ये स्टार्ट होती है जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के साथ यूएस में, और स्प्रेड होती है वेस्टर्न यूरोप में भी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका वोट देने के राइट्स है उसका एक्सपेंशन होता है, और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, पार्लियामेंट हो गई, ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जिस्टेंस में उस टाइम पे आ जाती हैं। फर्स्ट रिवर्स वेव चलती है 1922 से 42 के बीच। क्यों चलती है? क्योंकि फासिज्म, नाजिज्म, ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम थे इटली, जर्मनी में, ये राइज कर जाते हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, देन सेकंड वेव आती है 45 से 62 के बीच में। 45 में खत्म क्या होता? सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डेमोक्रेसीज थी, जर्मनी, जापान, इंडिया, ये सारी जो है वो डेमोक्रेटाइज ये जो जितनी भी कॉलोनीज थी ये सारे क्या हो गए? डेमोक्रेटिक नेशंस बन गए। डीकोलोनाइजेशन का फेज आया इस दौरान, और डीकोलोनाइजेशन होने की वजह से इंग्लैंड की जितनी भी टेरिटरीज थी या बाकी नेशंस की जो दूसरों पर राज करते थे, उनकी वो राज छूटा किसी भी तरीके से, और वो सारे नेशन क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो उसमें क्या सेकेंड वेव आई। ठीक है, वो सेकेंड वेव आई डेमोक्रेटाइजेशन की। और फिर सेकेंड रिवर्स कब से कब तक चली? 60 से 75 तक, क्योंकि ये सारे देश जो आजाद हुए थे ना, अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में, यहाँ पे डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, भूखमरी, गरीबी, इलिटरेसी, इन सब रीजंस की वजह से। तो फिर से अथॉरिटेरियन रिजीम्स आ गए, तो फिर से सेकेंड रिवर्स वेव आ गई। देन थर्ड वेव हम बोलेंगे 74 से मिड 1990 तक। पोर्चुगल कार्नेशन रेवोल्यूशन 1974 में जो हुआ, उससे थर्ड वेव चली, और ये लैटिन अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी फैली। ठीक है, रिवर्स वेव्स क्या है? रिवर्स वेव उन्होंने कहा कि जब डेमोक्रेटिक डिक्लाइन होता है एक वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन के बाद, तो उसको हम रिवर्स वेव कहते हैं। हंटिंगटन ने कहा कि डेमोक्रेसी कोई इरिवर्सिबल नहीं है, लेकिन रिवर्स वेव क्यों आती है? इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, जब तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाते हैं, मिलिट्री का टेक ओवर हो जाता है, या एलीट मैनिपुलेशन हो जाती है। इसी के साथ हम हंटिंगटन का एक और कॉन्सेप्ट भी यहीं पढ़ लेते हैं। हंटिंगटन कहते थे कि तुम्हारे देश में जो है ना, वो अगर इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन जनता उस लेवल पे जो है वो इंस्टीट्यूशंस में पोजीशन लेने के लिए स्ट्रांग नहीं हो पाती, तुम अगर अपने ह्यूमंस को डेवलप नहीं कर पाते उतना, तो भी डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं करती है। बेसिकली तुम्हारे इंस्टीट्यूशंस भी उसी लेवल पे डेवलप होने चाहिए, और तुम्हारे लोगों का जो दिमागी स्तर है वो भी उसी लेवल पे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो 2010 के बाद कुछ लोग मानते हैं, अरब स्प्रिंग हो गया, उसके बाद जो है वो हांगकांग में हम देखेंगे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए, डिजिटल एक्टिविज्म हम देख, लेकिन कई लोग मानते हैं कि फोर्थ वेव जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो उसको भी आप देख लें। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर देयर इज पावर देयर इज रेजिस्टेंस, एंड येट और रेदर कॉन्सिक्वेंटली दिस रेजिस्टेंस इज नेवर इन अ पोजीशन ऑफ एक्सटीरियोरिटी टू पावर। हु मेड दिस स्टेटमेंट? तो इसका आंसर है फूको। ठीक है, तो मिशेल फूको जो थे वो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, हिस्टोरियन थे, सोशल थ्योरिस्ट थे। इन्होंने जो वो पावर के बारे में बहुत सारी चीजें कही, नॉलेज एंड पावर के रिलेशन को इन्होंने हमें बताया। डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, इनकी कुछ किताबें हैं, और ये कहते हैं कि पावर क्या होती है? परवेजिव होती है। इन्होंने पावर इज एवरीवेयर का जो है वो कॉन्सेप्ट भी हमें दिया, बायो पावर का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने हमें दिया, और ये है क्या वो मैं आपको अभी समझाती हूँ। ठीक है, ये सारा जो पीडीएफ है वो ये आप पढ़ लेंगे, ये स्क्रीन पे जो भी है, मैं आपको इनका मेन कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ।
फूको क्या कहते हैं कि जैसे आप हैं, आप पैदा हुए, आपको नहीं पता है कि एक्सरसाइज करना एक अच्छी बात होती है, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपने टीवी देखा, आपके घर वालों ने हो सकता है आपको बताया हो, या आपको स्कूल में बताया गया हो। तो इनका कहना है कि होता क्या है कि जिनको हम पे पावर एक्सरसाइज करनी होती है ना, वो एक नॉलेज सिस्टम, एक डिस्कोर्स क्रिएट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर नॉलेज क्रिएट कर दिया जाएगा और उसको स्कूल के माध्यम से, उसको टीवी के माध्यम से, उसको लोगों के माध्यम से हम तक पहुंचाया जाएगा सोशलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान। तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर कोई पावर एक्सरसाइज नहीं की जा रही, लेकिन जो आप सोच भी रहे हैं, जिस चीज को आप अच्छा मान रहे हैं, जिस चीज को आप बुरा मान रहे हैं, वो सोशलाइजेशन की प्रोसेस का प्रमाण है, जो भी है, परिणाम है, सॉरी। तो सोशलाइजेशन की प्रोसेस का वो परिणाम है, रिजल्ट है, और उस वजह से हम लोग जो हैं वो हमारे ऊपर हर टाइम पावर एक्सरसाइज होती है। जैसे कि बॉडी में वेन्स होती है ना, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती है, उसी प्रकार से पावर भी सोसाइटी में हर जगह फ्लो कर रही होती है और एवरी टाइम फ्लो कर रही होती है। ठीक है, ये जो है वो इनका कॉन्सेप्ट था पावर का, और पावर और नॉलेज का यही रिलेशन था कि पावर कैसे सोसाइटी में लोगों पर एक्सरसाइज होती है, नॉलेज के द्वारा। और नॉलेज कौन क्रिएट करता है? जिन लोगों के पास पावर होती है वो नॉलेज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये इनका कॉन्सेप्ट था। अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है तो मैं एक 5 मिनट सीरीज लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको ये समझा दूंगी। ठीक है, और हमारा 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट? इन सब ऑप्शंस को देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, कंजम्पशनिज्म। अब क्या है इसका मतलब? न्यू सोशल मूवमेंट्स फोकस करते हैं आइडेंटिटी पे, लाइफस्टाइल पे, कल्चरल एंड आइडेंटिटी इश्यूज को वो रेज करते हैं, ना कि इकोनॉमिक और क्लास स्ट्रगल्स, जो कि पुराने जो ट्रेडिशनल मूवमेंट्स थे वो क्या करते थे। डिसेंट्रलाइज्ड इसका स्ट्रक्चर होता है, कलेक्टिवली डिसीजन लिए जाते हैं, ग्रास रूट मोबिलाइजेशन होती है, लोकल पार्टिसिपेशन होती है, कम्युनिटी एंगेजमेंट होती है, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और इन्वायरमेंट जैसे इश्यूज पे ये फोकस करते हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इश्यूज को ये जो है फोकस में रखते हैं, और लोकल स्ट्रगल से भी वो है कनेक्टेड होते हैं, नॉन वायलेंट मेथड्स का यूज करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस, कल्चरल एक्सप्रेशंस लाइक आर्ट एंड म्यूजिक, पोस्ट मॉडर्न और एंटी एसेंशियलिस्ट हैं, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे इनके गोल्स और स्ट्रैटेजीज होती हैं। देन हम देखेंगे ट्रांसनेशनल नेचर होता है, वो ऐसा नहीं है कि एक देश में ही तक के रहेंगे। LGBTQ राइट्स का मूवमेंट हो गया, एनवायरमेंट मूवमेंट्स हो गया, वर्ल्ड लेवल पे जो है ये रेस होते हैं। तो न्यू सोशल मूवमेंट्स की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि आपने ध्यान में रखनी है। 7th क्वेश्चन आपके सामने है, एट द टाइम ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर डिवाइडेड इन, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थी आपने ये बताना है। तो डिवाइडेड थी 4 पार्ट्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ए में आते थे गवर्नर की प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 2 में प्रिंसली स्टेट्स आती थी जो राज प्रमुख के द्वारा जो है वो मैनेज होती थी, जिनको जो है वो गवर्नर नहीं बल्कि राज प्रमुख एडमिनिस्टर करते थे, एक नॉमिनेटेड गवर्नर समझ सकते हैं आप इनको। पार्ट सी में आती थी आपकी कमिश्नर की प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर की, एंड पार्ट डी में आता था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी थी। 1956 में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तो इसको जो है चेंज कर दिया जाता है, और पार्ट 4 जो ये कैटेगरी थी, 4 कैटेगरी में जो डिवाइडेड थे स्टेट्स, इनको हटा दिया जाता है और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इंडिया को फिर से डिवाइड किया जाता है। आपने ये बातें ध्यान में रखनी है। बाकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो क्या चाहते थे, उत्तर प्रदेश को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 3 पार्ट्स में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्यों ऐसा चाहते थे? सॉरी, ये भीमराव अंबेडकर चाहते थे, वांटेड टू डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू 4 पार्ट्स। मैंने किसी रीजन की वजह से आई थिंक गलत कर दिया है। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा देख लूंगी, बट आप इसको जो है चेक करके मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड चाहते थे। मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ कि क्यों ऐसा चाहते थे वो। तो वो इसीलिए ऐसा चाहते थे कि क्योंकि उनका मानना था कि जब एक प्रदेश को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो उसको एडमिनिस्टर करना आसान होगा, एक जगह पे पावर सेंट्रलाइज नहीं होगी, और जिस वजह से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये रीजन था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करने की बात उन्होंने कही थी, वरना मैं जो है वो कॉमेंट पिन करके आपको बता दूंगी कि कितने पार्ट्स की बात करी थी। ये मैंने उनकी बुक्स दे दी है, आपने ये क्रोनोलॉजी में ही याद रखनी है, और इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार भी आएगा। मैं रोज आपको कुछ एक किताबें याद करने के लिए देती हूँ ओनली। तो आज जो क्रोनोलॉजी आपने याद करनी है वो करनी है आपने BR अम्बेडकर की, और इसको आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
नाइन्थ क्वेश्चन हमारा जो आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी या कमीशन रेकमेंडेड दैट फाइनेंस कमीशन शुड बी अ परमानेंट बॉडी विद इट्स ओन सेक्रेटेरिएट। तो इसका आंसर होगा राजमन्नार कमेटी। अब राजमन्नार कमेटी 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने फॉर्म करी अंडर एम करुणानिधि विद जस्टिस पी राजमन्नार एज चेयरमैन। किस लिए? सेंटर स्टेट रिलेशंस को देखने के लिए और स्टेट ऑटोनॉमी को कैसे हमने मैनेज करके रखना है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है। बाकी रिकमेंडेशन क्या दी इन्होंने कहा रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर्स का और ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए फिर से स्टेट्स को, मतलब थोड़ी जितनी है उससे थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफर करिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने बात करी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस पे। गवर्नर का रोल, गवर्नर को इन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज करा कि एजेंट बन के रहते हैं वो सेंटर के, और न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। फिजिकल ऑटोनॉमी, उन्होंने कहा कि स्टेट्स को भी थोड़ा कंट्रोल मिलना चाहिए फाइनेंसेस पे एंड लेजिस्लेशन पे। और रिएक्शन था ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पोस्ट इमरजेंसी एंड टू सेफगार्ड फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर को कैसे बचा के रखे, सेंट्रलाइजेशन को कैसे थोड़ा कम करे, इसके लिए इस कमेटी को बनाया गया था। इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्होंने काफ़ी इनकी जो डिस्कशन थी वो आज के टाइम पे इवन काफ़ी याद की जाती है और इंडियन फेडरलिज्म को बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा गया था, ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता है और इससे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। 10वां हमारा सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर इन द फेवर ऑफ द ओपिनियन दैट कास्ट एसोसिएशन आर एजेंट्स ऑफ मॉडर्निटी इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी लाइक इंडिया। तो ये रुडोल्फ ने बात करी थी एंड अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इंडियन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन 1967 में इन्होंने लिखी, जिसमें इन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर और मॉडर्न पॉलिटिक्स दोनों का एक ब्लेंड है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया 1972 में इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने क्लास कास्ट पॉलिटिकल नेटवर्क किस प्रकार से भारत में पॉलिसीज़ को डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को शेप करते हैं उसकी इन्होंने बात कही। थ्योरीज में हम देखेंगे कास्ट और कम्युनिटी का रोल डिफाइन करा इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन डेमोक्रेसी के क्या फंक्शन है, सोशल डिवीजन के बाद भी इंडियन डेमोक्रेसी कैसे सरवाइव कर रही है, ये सब इन्होंने बात करी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेन उनका आइडिया था क्या। वो कहते थे कि कास्ट इंडिया में जो है वो कास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस आई है लोगों में, कास्ट ने जो है वो पॉजिटिवली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करा है इंडियन डेमोक्रेसी को, ठीक है। बाकी इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी ऐसे करके इनकी किताब भी है। जब मैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगी कुछ टाइम के बाद, उसमें हम बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ने वाले हैं। उसमें से एक थिंकर रुडोल्फ एंड रुडोल्फ भी होंगे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जो कि आई थिंक एक बहुत लंबा सफ़र करके इंडिया में आए थे। और यहाँ पे एक रजवाड़ा था जिसमें इन्होंने उस पूरे रजवाड़े की, उसके राजा की भी बहुत अच्छे से स्टडी करी थी। कास्ट पॉलिटिक्स की इंडिया में बहुत अच्छे से स्टडी करी थी और इनको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इसके लिए रिवॉर्ड भी प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। बाकी थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, किस पे मैं एमसीक्यूज लेके आऊँ। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्कॉलर बेब है और टेलीग्राम चैनल द स्कॉलर बेब पॉलीटॉक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे जाके आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और कल भी आप इसी टाइम पे वापस आइए। धन्यवाद।